वेलकम टू स्टडीग्राम यूट्यूब चैनल। ये स्टडीग्राम की तरफ से पहला वीडियो है और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th NCERT रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ये चैप्टर क्लास 12th के वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, माना जाता है नहीं। अक्सर होता क्या है, टीचर्स इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं या एंड में पढ़ाते हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता या उन्हें ये चैप्टर नहीं आता। अक्सर होता क्या है, इस चैप्टर को या तो वो बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाते या उन्हें लगता है कि बच्चे इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे और एंड तक स्किप करते रहते हैं। तो बच्चों के दिमाग में ये सोच बन जाती है कि ये टफ चैप्टर है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर टफ नहीं है। हाँ, इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं। अब अगर हम मैथ्स की बात करें तो होता क्या है, 70 या 80% आपकी कैलकुलेशन पार्ट रहता है, 10 to 20% आपका फॉर्मूला बेस्ड रहता है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। टोटली लॉजिकल है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ना के बराबर करनी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को अच्छे से करें, बेसिक्स को क्लियर करें। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हो। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ कंसेप्ट्स बिल्ड करेंगे। आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उन पे भी थोड़ा स्ट्रेस रहेगा हमारा, और हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, कुछ बेसिक्स हैं जो क्लियर होने चाहिए। हालांकि हमने क्लास 11th में भी सेट्स एंड रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हमारे लिए ज़रूरी है वो मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। हमने क्लास 11th में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको आसानी से कैसे समझें एग्जाम्पल की हेल्प से, वो आपको बताना चाहूँगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले इसी लाइन को समझ लेते हैं, इसका मतलब है क्या। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सेट्स। अब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सेट होता क्या है। क्लास 11th में ये पूरा चैप्टर था सेट्स के ऊपर, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं सेट्स होते क्या है, सेट होता क्या है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन दैट शुड बी वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, here we are taking a set A which has elements 1, 2, 3, 4, and let us take another set B having elements 4, 5, 6, 7. Then their Cartesian product which is represented as A cross B. ये A cross B कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा क्या, जो सेट A का फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेट B के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर, सिमिलरली 2 का सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर, सिमिलरली 3 का 4 का। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू 1, 5, 1, 6, 1, 7 एंड सो ऑन टू 4, 7। दीज ऑल आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। ये A क्रॉस B के अंदर जितने भी हमने पेयर्स लिखे हैं इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स। क्यों ऑर्डर्ड पेयर्स बोला जाता है, रीज़न है क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट ए को, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट बी को। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है तो हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिलेशन को लिखा जाता है
ए आर बी, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? ए आर बी को पढ़ा जाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम मैनर। वो मैनर कुछ भी हो सकता है, वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि वो मैनर होगा क्या। तो यहाँ पे लिख रखा है कि ए आर बी इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम मैनर। जो ए क्रॉस बी दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने डिफाइन किया, उसमें से ही कुछ एलिमेंट्स होंगे जो रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। क्या आप बता सकते हैं ये लिखने की कौन सी फॉर्म है? हमने क्लास 11th में दो फॉर्म्स पढ़ी होंगी, एक थी सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड वन इज़ रोस्टर फॉर्म। अगर आपको याद होगा, ये जो लाइन लिख रखी है आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए बी जिसमें दो एलिमेंट हैं ए बी, और दोनों के दोनों कैसे हैं? इवन, और जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है स्मॉल ए वो किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को, और बी सेट बी को। तो अगर इसकी रोस्टर फॉर्म हमें लिखनी हो तो वो क्या बनेगी? जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आर इक्वल टू 2 4 2 6 4 4 4 6। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो ऑर्डर्ड पेयर उठा लिए जिसके दोनों के दोनों एलिमेंट कैसे हैं? इवन है। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं रिलेशन होता क्या है। हम एक और रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर उसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखेंगे कैसे लिखना है। एक रिलेशन है, रिलेशन आर डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर ऑड वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उन ऑर्डर्ड पेयर को उठा लीजिए जिसमें दोनों के दोनों एलिमेंट कैसे हैं? ऑड हैं। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी? आर इक्वल टू 1 5 1 7 3 5 एंड 3 7। बहुत आसान है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे तो मैं बहुत सारे रिलेशंस डिफाइन कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ पहला एलिमेंट इवन हो, सेकंड ऑड हो, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे कितने रिलेशंस मैं डिफाइन कर सकता हूँ? सिंपल सा आंसर है, अगर सेट ए में p नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, सेट बी में q नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर pq। जैसे हमने अभी पीछे एग्जाम्पल देखा, हमारे पास सेट ए में 4 एलिमेंट थे, सेट बी में भी 4 एलिमेंट थे, तो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर 16। और इस वाले कंसेप्ट से आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपकी NCERT बुक में भी शायद जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक ऐसा क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है कि कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे। आपके पास सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 रेज़ टू पावर उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बहुत आसान है। वैसे तो हम रिलेशन को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन आपको हल्का सा हिंट फंक्शन के बारे में दे देता हूँ। हम फंक्शन को बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। फंक्शन होता क्या है, उसको लिखा कैसे जाता है। फंक्शन जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फंक्शन को लिखा जाता है f सच दैट a टू b, और इसको पढ़ेंगे कैसे? फंक्शन फ्रॉम a टू b। और ये फंक्शन होता क्या है? ये रिलेशन ही होता है और कुछ नहीं है, पर इसमें कुछ कंडीशन हैं। रिलेशन के आगे कुछ कंडीशंस लगी। कैसा रिलेशन होता है? इन विच नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। बहुत आसान है, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको भी अब हम देखेंगे भी। दूसरी डेफिनेशन इसकी, अगर आपको पहली डेफिनेशन समझ में ना आई हो तो दूसरी डेफिनेशन है फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b इज़ अ रिलेशन। जैसा आपको पहले बताया, ये कुछ नहीं एक
रिलेशन है कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है? इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ एक और एक ही इमेज होगी। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पे सेट ए हमने ले लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अनदर सेट बी हैविंग एलिमेंट्स 5 6 7 8। सबसे पहले हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं होगा क्या? ऑर्डर्ड पेयर हमें लिखने होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 5 1 6 1 7 एंड सो ऑन टू 4 8। अब हम एक फंक्शन को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। फंक्शन को हम किस तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं? फंक्शन कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी फंक्शन डिफ़ाइन करिए, लेकिन कैसे उसको लिखेंगे? जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया अ फंक्शन f जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है ए बी सच दैट b क्या होगा? a + 5 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b। ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगी। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। पहले हमने एलिमेंट ले लिया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या बनेगी? a + 5 दैट इज़ 1 + 5 6। तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1 6। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में से होना चाहिए और साथ में जो एलिमेंट्स हैं ए और बी दैट इज़ 1 6 जो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा उसका जो एलिमेंट है 1 और 6 वो सेट ए और सेट बी को बिलोंग भी करना चाहिए। तो पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है 1 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट में से है, 1 भी आपका सेट ए में है और 6 आपका सेट बी में है। अब सेट ए में से दूसरा एलिमेंट हम ले रहे हैं 2। अब बी की वैल्यू क्या होगी? 2 + 5 दैट इज़ 7। ऑर्डर्ड पेयर बन गया 2 7। क्या ये 2 7 कार्टेशियन प्रोडक्ट में है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो ये भी इंक्लूड हो गया। थर्ड वैल्यू हमने ले ली ए की वैल्यू 3, 3 + 5 8। ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, ये भी एक और ऑर्डर्ड पेयर बन गया। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 4, 4 + 5 9। 4 9 क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सर्कल किया गया है और नीचे क्रॉस लिखा गया है। तो 4 9 इस फंक्शन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है, प्लस जो आपका 9 है वो सेट बी का एलिमेंट भी नहीं है। तो इस तरह से जो दोनों डेफिनेशंस हमने ऊपर लिखी थी वो दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो डायग्राम देखिए इस तरह से बनेगा। सेट ए की तरफ हमने लिख दिया 1 2 3 और दूसरी तरफ है 6 7 8। 1 की एक ही इमेज है 6, 2 की एक ही इमेज है 7, 3 की एक ही इमेज है 8। तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। ये फंक्शन की हल्की सी इंट्रोडक्शन थी। इसको बहुत डिटेल में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम अभी कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे डोमेन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइन है तो उस रिलेशन में जो भी पहला एलिमेंट होगा वो क्या होता है? डोमेन होती है। बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है, एक रिलेशन आर डिफाइन है 2 6 2 8 4 6 4 8। तो हमने क्या बोला कि इस रिलेशन में जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का उसको हम क्या बोल देते हैं? डोमेन। रेपिटेशन हम नहीं करते तो यहाँ पे डोमेन क्या होगी? 2 and 4। सेकेंड वन इज़ रेंज। रेंज क्या होती है? फिर से जैसे अगर कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है तो उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका सेकंड एलिमेंट विदाउट रेपिटेशन इज कॉल्ड एज रेंज। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला ही एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। कोई रिलेशन डिफाइन है आर 2 6 2 8 4 6 4 8। तो रेंज क्या होगी? हमने बोला ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट विदाउट रेपिटेशन। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 6 and 8 रेपिटेशन है, हम रेपिटेशन नहीं करेंगे तो रेंज क्या होगी? 6 and 8। अब कोडोमेन क्या होता है?
इफ़ रिलेशन इज़ डिफाइंड एज ए आर बी, हमने पढ़ना सीखा था ए आर बी को कैसे पढ़ेंगे। ए आर बी को हम पढ़ेंगे अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन होल सेट बी इज़ कॉल्ड एज कोडोमेन। और अगर मैं बोलूँ कि अगर रिलेशन ऐसे डिफाइन होता बी आर ए, तो हम कैसे पढ़ते, इस रिलेशन को हम पढ़ते रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या होती, सेट ए कोडोमेन होती, यानी जो भी दूसरा सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा सेट कोडोमेन होगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, जहाँ से आपको आपके सीबीएसई बोर्ड हो या आपका स्टेट बोर्ड हो, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने व्यूज़। और अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई डाउट है, कहीं पे आपको लग रहा है कि समझ नहीं आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।